Hello students, how are you? Today we will discuss lesson number 3 of Geography, class 10. As you can see, the lesson is Location, Extent and Physical Feature of India. सबसे पहले आपको मैं इनका जो है मीनिंग वो बता देता हूँ। लोकेशन का मतलब होता है स्थिति, और एक्सटेंड का मतलब होता है विस्तार। स्थिति यानी कि पोजीशन भी आप जिसको बोल सकते हो। एक्सटेंड होता है विस्तार, एक्सपेंशन किसी चीज़ का फैलाव। एंड फिजिकल फीचर होती है भौतिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताएं में आप उस किसी भी जगह की ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को इंक्लूड कर सकते हो। तो हम आपका सिलेबस इंडिया से रिलेटेड है, हम इंडिया की बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। तो इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो भारत जो है वो दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो, एरिया की बात करें तो, इट इज़ सिचुएटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द एशिया। तो ये एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित होना, अवेलेबल होना। एट द एपेक्स ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। और इसकी जो स्थिति है ये साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके इसकी जो स्थिति है वो एक ट्राइंगल की शेप यानी कि त्रिभुज की शेप का निर्माण करती है, जिसके टॉप पर जो है वो इंडिया है। जैसे कि आप फिगर 3.1 में देख सकते हो कि इंडिया की जो पोजीशन है वो कैसी है। बात करते हैं आगे। तो इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड हुज नेम इज़ गिवन टू द एन ओशन। तो भारत एक ऐसा अकेला देश है वर्ल्ड में जिसको कि जो ये जो नाम है वो एक महासागर के नाम पर दिया गया है। और उस महासागर का क्या नाम है? इंडियन ओशन। और ये याद रखना, इंडियन ओशन जो है ये 3rd लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड में। इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो भारत जो है वो उत्तरी हेमिस्फीयर में स्थित है। अब हेमिस्फीयर क्या होता है? स्फेयर। स्फेयर का मतलब आपको पता है गोलाकार, और जब हेमी लग जाता है तो हेमी का मतलब है आधा या अर्ध। सो भारत की जो स्थिति है वो उत्तर में वो अर्ध गोलाकार है। सो उत्तर की द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड इंडिया इंटू 2 पार्ट्स। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत को 2 भागों में बांटता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इंजॉयज टेम्परेट क्लाइमेट वाइल द साउथर्न पार्ट इंजॉयज ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु। अब जलवायु क्या होती है? तो जलवायु किसी भी एक स्थान पर जैसा टेम्परेचर कई सालों तक हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी एवरेज स्थिति को किसी स्थान की, अगर हम सिंपल बोले तो किसी स्थान की एवरेज तापमान को हम उसका जलवायु बोलते हैं। तो भारत जो है उसका जो नॉर्दर्न यानी कि उत्तरी भाग जो है वो टेम्परेट क्लाइमेट, और जो साउथर्न पार्ट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट को इंजॉय करता है। ओइंग टू इट्स लैटिट्यूडनल लोकेशन, अपनी लैटिट्यूडनल विस्तार के कारण, अपने लैटिट्यूडनल स्थिति के कारण, इंडिया रिसीव्स एम्पल अमाउंट ऑफ सन लाइट, वेरी टेम्परेचर एंड गुड अमाउंट ऑफ वाटर बाय रेनफॉल्स। तो अपनी लैटिट्यूडनल स्थिति के कारण भारत पर्याप्त मात्रा में सूरज की रोशनी, बेनी किस्म का तापमान और पानी बारिश के रूप में, वर्षा के रूप में प्राप्त करता है। देयरफॉर इंडिया हैज़ अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स। तो यही कारण है कि इंडिया में बहुत सारी किस्म के पेड़ पौधे, जीव जंतु, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। हैंक इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज विद द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। सो इंडिया दुनिया में ऐसा देश है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। अब बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है? तो बायोडाइवर्सिटी एक स्थिति है जिसमें कि पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य, इन सब का एक समावेश देखने को मिलता है।
India is a country of sharp contrast. That is, the northern part record very low temperature, the southern part being near to equator record high temperature. So इंडिया का जो इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर काफ़ी सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, विरोधी भाव देखने को मिलते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे कि जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर जो तापमान है काफ़ी कम होता है। कारण क्या है? तो कारण है कि वहाँ पर हिमालयाज है जो कि बर्फ़ से ढका हुआ है। द साउथर्न पार्ट बीइंग नियर टू इक्वेटर रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर, जबकि जो साउथर्न पार्ट है इक्वेटर के पास में, वहाँ पर जो तापमान है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये जो विभिन्नताएं हैं ये भारत को अलग करती हैं, भारत की स्थिति को दूसरे देशों से। The eastern part of India receive maximum rainfall in the world, while the western part, especially western Rajasthan, is an arid region of hot desert। तो अगर हम बात करें भारत के पूर्वी भाग की, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है दुनिया में। याद होगा आपको, यहाँ पर चेरापूंजी है जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है। वाइल द वेस्टर्न पार्ट स्पेशली वेस्टर्न राजस्थान, और जो वेस्टर्न यहाँ पश्चिमी भाग की बात करें तो यहाँ पर जो पश्चिमी राजस्थान है वो एक सूखा और ड्राई एरिया है, गर्म एरिया है। राजस्थान है, यहाँ पर हॉट डेजर्ट है। इंडिया हैज़ ट्रेमेंडस फिजिकल एंड कल्चरल वेरिएशंस। तो भारत में बहुत ज़्यादा भौतिक और सांस्कृतिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। वो कैसे? तो यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन हैं, प्लेटूज़ हैं, प्लेन्स हैं, अलग अलग क्षेत्रों में सब कुछ इंडिया में जो है वो पाया जाता है। मैनी रिलीजन्स, लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स आर आल्सो एग्जिस्ट हियर। बहुत सारे धर्म, भाषाएं और संस्कृति का समावेश भारत में देखने को मिलता है। आप देख सकते हो। तो ये है भारत का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कुछ इस तरीके से। अब हम बात कर लें भारत के लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की, पर पहले बात करते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वो इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि हमने धरती के जो मॉडल है ग्लोब उस पर खींची हैं या बनाई हैं इक्वेटर से उनकी दूरी के लिहाज से, जो कि हमें मदद करती हैं किसी भी पार्टिकुलर स्थान की पोजीशन को पता करने के लिए। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का 8 डिग्री 4 इंच नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 इंच नॉर्थ है, जबकि लॉन्गिट्यूड की बात करें तो यह 68 डिग्री 7 इंच ईस्ट टू 97 डिग्री 25 इंच ईस्ट है। तो ये प्रमुख जो है वो बातें हैं लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल से संबंधित। अगर हम एरिया की बात करें तो इंडिया जो है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि दुनिया के 2.4 एरिया पूरी धरती का कवर करता है। सो इतना बड़ा भारत का विस्तार है। अब बात करते हैं फिजिकल डिवीजन्स की। तो द मेजर फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया हैं, जो फिजिकल डिवीजन्स हैं भारत में आप देख सकते हो। माउंटेन, नॉर्थर्न माउंटेन, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, द प्लेटू रीजन, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। तो ये प्रमुख जो है स्थितियां हैं। अब इनकी डिटेल में बात कर लें। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्दर्न माउंटेन की। तो द नॉर्दर्न माउंटेन ऑफ इंडिया आर द फोल्ड माउंटेन। तो जो उत्तरी पहाड़ हैं, माउंटेन है भारत के, उनको हम फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। अब फोल्ड का क्या मतलब होता है? तो फोल्ड का मतलब होता है परत, तय, लेयर्स। तो यही कारण है इनकी स्थिति कुछ लेयर्स जैसी है इनकी स्ट्रक्चर, तो इसको हम फोल्ड माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज द यंग फोल्ड माउंटेन। इनको यंग फोल्ड माउंटेन भी कहा जाता है। वो क्यों? तो उसका कारण है कि इनका जो निर्माण है अभी कुछ ही शताब्दियों पहले हुआ है। These mountains are generally referred to as the Himalayas। इनको हम हिमालयस के नाम से जानते हैं। बट देर आर मैनी माउंटेन रेंजेस पैरेलल टू ईच अदर। पर बहुत सारी यहाँ पर माउंटेन की ऊंची पहाड़ियाँ हैं जो कि समांतर हैं इसके, विच आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स, और वो अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। इनमें कौन कौन सी हैं? तो द शिवालिक रेंज,
द हिमाचल रेंज या जिसको हम मिडल हिमालयाज भी बोलते हैं, और द ग्रेट हिमालयाज और द हिमाद्री रेंज। बात करेंगे पहले शिवालिक रेंज की, जिसको हम आउटर हिमालयाज भी बोलते हैं। तो इट इज़ द फॉर्म ऑफ लो हिल सिचुएटेड बिटवीन द हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड द इंडो-गैंगटिक प्लेट इन द साउथ। तो ये वो नीची पहाड़ियाँ हैं, लो हिल्स हैं, मतलब कि इनकी जो ऊंचाई है वो थोड़ी कम है और दूसरी पहाड़ियों से कंपेयर करें तो, पर इनकी जो सिचुएशन है, स्थिति है, वो हिमालयास जो कि नॉर्थ में है और इंडो-गैंगटिक प्लेन जो कि साउथ में है, उनके बिल्कुल सेंटर में है। द एवरेज हाइट ऑफ दीज हिल रेंजेस फ्रॉम 1000 to 1500 मीटर, और इनकी एवरेज ऊंचाई की बात करें तो ये 1000 से 1500 मीटर तक की इनकी ऊंचाई है। The longitudinal valleys between the Shivalik and the Himachal ranges are known as dunes। तो जो लॉन्गिट्यूडनल घाटियाँ हैं शिवालिक और हिमाचल रेंज की, उनको हम डून्स कहते हैं। नॉर्मल भाषा में हम इनको दून्स भी बोलते हैं, जैसे कि देहरादून, पटली दून, पिंजौर दून एक्सेट्रा इसके प्रमुख एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं हिमाचल रेंज की, इसको हम मिडल और लेसर हिमालयाज भी कहते हैं। तो द हाइट ऑफ द हिमालयाज रेंज वेरीज फ्रॉम 1500 मीटर टू 4500 मीटर। सो 1500 से 4500 मीटर इनकी नॉर्मल एवरेज ऊंचाई है। मैनी हिल स्टेशन सच एज दार्जिलिंग, शिमला, मसूरी, नैनीताल जो हैं वो प्रमुख हिल स्टेशंस हैं, आर सिचुएटेड ऑन द साउथर्न स्लॉप ऑफ दीज रेंजेस, जो कि इन पहाड़ियों के दक्षिणी ढलान पर स्थित हैं। द इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस आर पीर पंचाल, महाभारत रेंज, धौलागिरी एंड मसूरी रेंज। प्रमुख अगर इन पहाड़ियों की बात करें रेंजेस की, तो इनमें पीर पंचाल, महाभारत, धौलागिरी और मसूरी प्रमुख हैं। हिल स्टेशन जैसे कि शिमला, नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा और रानीखेत जो हैं वो प्रमुख यहाँ पर जो है वो स्थित हैं। अब बात करते हैं तो ग्रेट हिमालयाज या हिमाद्री की। तो द एवरेज हाइट ऑफ ग्रेट हिमालयाज और द हिमाद्री इज़ अबाउट 6000 मीटर। तो इनकी जो एवरेज ऊंचाई है वो 6000 मीटर तक है। द माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमाद्री आर नोन बाय रीजनल नेम्स सच एज कश्मीर हिमालयास, पंजाब हिमालयास एंड कुमायूं हिमालयास, द नेपाल हिमालयास एंड ईस्टर्न हिमालयास। तो ये जो पहाड़ी हैं, ये जो चोटियाँ हैं हिमाद्री की, इनको अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं के नाम से जाना जाता है, जैसे कि कश्मीर हिमालयास, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय और नेपाल हिमालय और ईस्टर्न हिमालयास। दीज माउंटेन रेंजेस हैव मैनी ग्लेशियर, बहुत सारे ग्लेशियर्स यहाँ पर स्थित हैं। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? तो ग्लेशियर जो है वो बर्फ़ की परतें होती हैं, लेयर्स होती हैं, जैसे कि गंगोत्री और यमुनोत्री। रिवर्स सच एस गंगा, जमुना, गंडक एंड कोसी हैव देयर सोर्सेज इन देयर रेंजेस। सो प्रमुख नदियाँ जैसे कि गंगा, जमुना और गंडक, कोसी, उनका ये प्रमुख सोर्स है। अब सोर्स कैसे कि उनको अपना जो पानी की जो सप्लाई है मेनली वो यहीं से होती है। द काराकोरम माउंटेन रेंज इज टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय। इसके अलावा जो काराकोरम पहाड़ी है वो हिमालयस के उत्तरी भाग में स्थित है। द K2 और गॉडविन ऑस्टिन पीक इन दिस रेंज इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। तो याद रखा जाए कि K2 या गॉडविन ऑस्टिन चोटी इस क्षेत्र की वो सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी है भारत में, जिसकी ऊंचाई जो है वो 8611 मीटर है। माउंट एवरेस्ट विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑन द अर्थ इज इन द हिमालयज इन नेपाल। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट जो कि सबसे ऊंची चोटी है दुनिया में धरती पर, वो भी यहाँ पर स्थित है, बट उसका जो एरिया है वो नेपाल में है। अब बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ हिमालय। तो हिमालयस की एडवांटेज यानी कि क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं उसके। तो दे ऑब्स्ट्रक्ट द ड्राई कोल्ड विंड फ्रॉम तिब्बत। तिब्बत से आने वाली ठंडी सूखी हुई पवनों को जो रोकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ द हिमालयस नॉर्दर्न इंडिया वुड हैव बीन ए कोल्ड डेजर्ट। तो अगर हिमालयस ना होता तो उत्तरी भारत जो है वो एक ठंडा डेजर्ट होता, कोल्ड ठंडा रेगिस्तान होता।
The Himalayas mountain ranges obstruct the moist monsoon wind. As a result, India get maximum rainfall. So हिमालय जो है वो मानसून पवनों को रोकता है, तो रिजल्ट क्या निकलता है कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा मानसून बारिश होती है। The major river of Indo-Gangetic plains such as Ganga, Yamunotri, Ghaggra, Gandak, Kosi have their sources of Himalaya. So प्रमुख नदियाँ इंडो-गैंगटिक मैदान की गंगा, जमुना, घाघरा, गंडक, कोसी उनका प्रमुख सोर्स है, जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ। These rivers are flooded during the monsoon season due to the melting of snow as well as due to rainfall. तो ये जो नदियाँ हैं इनमें बाढ़ आती रहती है, खास करके मानसून के टाइम में, क्योंकि एक तो इनमें हिमालय की बर्फ़ का पानी हिमालय की पिघली हुई बर्फ़ का पानी और दूसरा बारिश का पानी जब भर जाता है तो इन नदियों में नॉर्मली बाढ़ आ जाती है। वेरियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द स्लोप्स ऑफ हिमालय। बहुत सारे जंगल इसके ढलान पर स्थित हैं। दे आर द रिच स्टोर हाउस ऑफ मैनी मिनरल्स। कई किस्म के खनिज पदार्थ जो हैं वो यहाँ पर इन एरियाज में पाए जाते हैं, जैसे कि जिंक, कॉपर, लेड, कोबाल्ट, निकल और टंगस्टन की यहाँ पर खुदाई की जाती है। कश्मीर इज़ आल्सो नोन फॉर गुड क्वालिटी ऑफ कोल। अच्छी क्वालिटी का, अच्छी किस्म का कोयला जो है वहाँ यहाँ पर कश्मीर में पाया जाता है। टोपोग्राफी ऑफ हिमालयन रीजन इज़ फेवरेबल फॉर द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। सो हिमालय की कुछ भौगोलिक स्थिति इस हिसाब से है कि यहाँ पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है कि आप जानते हो, जैसे कि पानी से या जल से बिजली बनाने का जो प्रोसेस है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है। तो उसका निर्माण जो करना काफ़ी सिंपल हो जाता है इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण। द हिमालयन रेंजेस आर आइडियल रीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। तो टूरिज्म जैसे कि आप जानते ही हो, टूरिस्ट आते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर घूमने फिरने के लिए, तो सैर सपाटे के लिए यानी कि टूरिज्म के लिए एक बहुत अच्छी जगह मानी जाती है। काफ़ी यहाँ पर टूरिज्म का विकास हुआ है। देयर आर मैनी पिलग्रिम सेंटर्स इन द हिमालय। सो पिलग्रिम होते हैं धार्मिक जो स्थान होते हैं, बहुत सारे धार्मिक स्थान धार्मिक मान्यताओं से संबंधित यहाँ पर हैं, जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, वैष्णो देवी, हजरत बल, कैलाश मानसरोवर और 4 धाम। तो इस तरह से स्टूडेंट आपका ये टॉपिक यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर अब नेक्स्ट बातचीत हम करेंगे अब अगले टॉपिक में। ओके।